नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एएलपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगामी 2026 में 2025 की वैकेंसी रही है। ग्रुप डी 2025 22,000 वैकेंसी है आपके पास, और टेक्नीशियन की भी आपकी एग्जामिनेशन डेटा बहुत जल्द अनाउंसमेंट मार्च के महीने में होने को मिल जाएगी, और एएलपी आपका फरवरी मंथ में। तो इसी क्रम में मैंने आपसे कहा था कि 60 डेज की एक क्लास चलेगी, और ये क्लास होगी आपका कंसेप्चुअल क्लास के नाम से, ठीक है। और आज इस क्रम में हम लोग सेकेंड डेज हैं, यानी कि कंसेप्चुअल क्लास नंबर 2 होगा ये, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के कंसेप्चुअली जो टॉपिक्स हैं, यानी कि जिसमें बहुत शानदार लेवल की क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन या बहुत अधिक कंसेप्ट की जहां पे बातें होगी, उन सारी चीजों को हम लोग इन कंसेप्चुअल क्लास इस 60 डेज में खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने कंसेप्चुअल क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो मस्ट है आपके लिए, क्योंकि इस कंसेप्चुअल क्लास नंबर 1 में हमने कंप्लीट जेनेटिकल डिजीज, यानी जितने भी अनुवांशिक रोग हैं, कुल मिलाकर के 7 अनुवांशिक रोग आपके पढ़ने होते हैं। उसमें आपका वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगस डिजीज हो गया आपका, या फिर आपका जो एक्वायर्ड डिजीज के तहत आप पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो अभी मैंने नहीं करवाया, ठीक है। तो वो कंसेप्चुअल क्लास नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको मस्ट है, कंसेप्चुअल क्लास नंबर 1 पहले देख लेना। इसका प्रैक्टिस भी मैंने 10 सवाल लिए हैं, और उस 10 सवाल में पूरा वो कंप्लीट रिवीजन है, जिसमें मैंने कहा भी है कि आपको केवल 6 सवाल अगर आप सही कर ले रहे हैं, और अगर हमारा लेक्चर आपने देखा है तो 10 के 10 सही करेंगे, और वो 10 सवाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा भाई, या तो पीवाईक्यू में मिलेगा या फिर वो मेरा बनाया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब इसके बाद आज का जो हम लोग टारगेट है, सेल बायोलॉजी में अगला हम लोग सेल देख रहे हैं। सेल देखने का मतलब है कि भाई सेल पूरा नहीं, सेल में जो टिपिकल पार्ट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जहां से सवाल आपको देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और न्यूक्लियस में ही आप पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए को, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोमल जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीएनए कहने का मतलब, अभी हम लोग इस पे आएंगे, अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसको हमें आज कंप्लीट कंसेप्चुअली मैप के थ्रू, मैप इन द सेंस की इमेज के थ्रू, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से फंक्शन है इसकी है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का फंक्शन, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का फंक्शन, आरएनए, हर एक चीज को आप, मतलब इस क्लास के बाद फिर जहां से भी आपको सवाल बनाने हैं, जिस भी टेस्ट सीरीज के सवाल बनाने हैं भाई। अब एक सवाल ये कि सेल को अगर हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, और देखिए आप एक काम कर लीजिए, इस सेल को आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे इस चैनल पे या कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आपको सेल चैप्टर का ही एक मास्टर वीडियो मिलेगा, 5 आवर प्लस ही है वो लेक्चर, आप उसे एक बार कंप्लीट कर लीजिए, और उसमें आपका रिवीजन पता चलेगा कि कैसे होता है। आपको भरपूर कंसेप्ट और फैक्चुअल जितने भी डाटा है, और यकीन है उसमें बहुत नई चीजें आपको, मैं फिर से कह रहा हूं, ये इंक्लूड कर रहा हूं न्यू चीजें, आप जितने भी टॉप टीचर से पढ़ लिए हैं उसके बाद भी आपको बहुत नई चीजें और आसान फॉर्म में आसान तरीके से सीखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, सेल चैप्टर को हम 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं, जो अपना एक तरीका है भाई, ठीक है। ये पार्ट 1 होता है और ये पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी, जो अब क्लास समझिए आप अभी से स्टार्ट ही है, मतलब क्योंकि आप सेल का हम आत्मा ही रख रहे हैं, सेल का पिलर का काम कर रहे हैं। सेल यानी कि सबसे पहले मैं आपको सेल का आपका डेफिनेशन पे बात करते हैं हम लोग, फिर सेल का हम लोग विभाजन करेंगे। तो इसका विभाजन 2 प्रकार से किया जाएगा। एक जो विभाजन होगा नंबर ऑफ सेल के आधार पर, यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पर, जिसे हम कहेंगे यूनिसेल्युलर, और एक को कहेंगे मल्टी सेल्युलर, ठीक है। और एक विभाजन हम उसके विकास के आधार पर करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर करेंगे, जिसको हम 2 भाग में बांटेंगे, एक होगा आपका यूकैरियोटिक सेल और एक होगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि स्टार्टिंग में सेल के बारे समझेंगे, सेल क्या है, सेल के डेफिनेशन, देन हम सेल का बाइफर्केशन करेंगे या फिर सेल का क्लासिफिकेशन करेंगे। 2 क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हम कहेंगे, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, बिल्कुल बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, और ये आपको एकदम हैंड रिटन फॉर्म में शानदार वे में चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आ लीजिए क्या क्या चीजें चलेगी, कैसे चीजें चलेगी।
इसके बाद यहाँ पे अगला जो विभाजन हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर, जिसको कहेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है भाई। अब यानी कि सबसे पहले हमने सेल के डेफिनेशन कर लिए हम लोग, फिर नंबर ऑफ सेल के आधार पर हमने विभाजन देख लिया, विकास के आधार पर, ये 3 चीजें हमने देख ली। चौथे नंबर में हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 साइंटिस्ट के बारे हम लोग देखेंगे। मॉडर्न जो सेल थ्योरी रहा रुडोल्फ विर्चो के द्वारा जो दिया गया, वो सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले सेल प्लांट में, फिर एनिमल में, यही उसके बाद फिर फाइनली मॉडर्न सेल थ्योरी में रुडोल्फ विर्चो आकर के क्या बताते हैं कि कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। ये सब हम लोग सेल थ्योरी में देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में ये समझ में आ गया, और कुछ स्टैटिक पॉइंट पे भी हम लोग बातें कर लेते हैं, ये पार्ट 1 चलेगा। अब पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं सेल के जितने अंग है, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में क्या है, अंग है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, उसी प्रकार जो आपकी सेल यानी कि जो कोशिका है उसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि कुल मिला के 9 ऑर्गेनल्स यानी कि 9 अंग को हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सेल वाल होगा, सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। अब देखिए ये सब चीजें अभी मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि 60 डेज में पहले सारे टिपिकल चीजों को खत्म कर लो, यानी कि जो थोड़ा सा तकलीफ आपको देती है, जिसके समझना इंपॉर्टेंट है। बिना समझे सवाल आपसे नहीं बनेंगे अगर अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस में आपका डीएनए और आरएनए, ये हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरा आपका सेल फिर जाके समाप्त होता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप एक झलक भी पहले देखिए कि सबसे पहले मैंने सेल का एक स्ट्रक्चर बताया, उसके डेफिनेशन पे कुछ उसके फैक्चुअल पॉइंट है। देखिए सजीव में, निर्जीव में, किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये सारे फैक्चुअल पहले बात होगी। फिर सेल थ्योरी पे हम लोग डिस्कशन किए। फिर देखिए यहाँ पे हमने संख्या के आधार पर कोशिका का विभाजन किया, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेलुलर, जिसका एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने विकास के आधार पर कोशिका को या प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, और इसका डिफरेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके बीच का जो अंतर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देन फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा, अब यहां से चीजों को समझिए। पहले सेल का एक फिगर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए यह है आपका प्लांट सेल भाई, ठीक है। यह हो गया आपका प्लांट सेल और ये हो गया आपका एनिमल सेल। क्लियर है। यानी ये है आपका प्लांट सेल और ये है आपका एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था क्या है, इसके बाहरी जो सबसे जो आपकी परत होगी उसे हम कहते हैं सेल वाल, और जो एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी जो परत होती है उसे हम कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। उसी प्रकार ये अब सेल है एनिमल सेल और ये है आपका प्लांट सेल। अब इस सेल के कई सारे कोशिकांग है, जैसे कि आप देखेंगे गोल्जी अपार्टस है, वैक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार एनिमल में भी आप देखेंगे वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपार्टस है, रफ एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर मैं एक अभी रफ बस आपको एक सेल का फिगर बना के आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। ये हो गया आपकी कोशिका, ये हो गया आपका सेल। सबसे बाहरी आवरण अगर मैं एनिमल सेल लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। बीच में आप ले लीजिए न्यूक्लियस को, ये हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब सेल के अंदर ना एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म यानी कि इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और आपका इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि हम इसे नाम देते हैं हिंदी में केंद्रक द्रव्य, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत सारे अंग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस से सटा हुआ ही आपको इस प्रकार से ये आपका ये क्या बोलते हैं इसको, आपको ये आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम कहेंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे भाई, प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। जालीनुमा संरचना देखने को मिलेगा। और इसमें आपको इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के मैंने 3 कंपोनेंट बताए, मैं आपको एक बार इसको भी दिखा देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये देख सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। और ये है आपका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके 3 कंपोनेंट है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 3 कंपोनेंट है, एक है आपका सिस्टर्नी, एक है आपका ट्यूब्यूल्स और एक है आपका वेसिकल। वेसिकल जो अंडाकार है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये अंडाकार। अब इसमें आपका प्रोटीन होगा,
या फिर आपका फैट होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या इंजाइम होगा। तो जिस वेसिकल में इंजाइम आ जाएगा उसको आप नाम दे देते हैं लाइसोसोम। और फिर ये कहाँ आता है आपके, चलिए मैं आ जाता हूं इस फिगर में। फिर इसके बाद आपको इसी से सटा हुआ आपको देखने को मिलेगा इस फिगर में, मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये आपका इंडोप्लाज्म यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। स्मूथ कहने का मतलब क्या है, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहने का मतलब उसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ ये जो आपको मैंने बताया कि एक आपको लाइसोसोम, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा भाई, कुछ इंजाइम प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, मेनली डाइजेस्टिव इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये इंजाइम फिर कहाँ जाता है, आपके गोल्जी बॉडीज में यानी कि गोल्जी अपार्टस में। तो अभी जितना मैंने नाम लिए भाई, ठीक है, ये सभी क्या है आपके, ये सभी क्या है आपके सेल के अंग है। देखिए ये मैं आपको ओवरव्यू एक दे रहा हूं। उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर एक गोलाकार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहेंगे। इसी के अंदर आपका आरएनए पाया जाता है यानी कि राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। तो इस पे अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब मेनली इसमें मुझे आपको दिखाना है क्या क्या जो हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। ये मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया हूं ताकि आप समझ पाए, रिदम में आ सके। कभी तो आपने सेल चैप्टर पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा। नहीं भी पढ़ा है तो आप वो वीडियो जाके देखिए, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। एकदम बेसिक से मैंने चीजें स्टार्ट की है, सेल होता क्या वहां से स्टार्ट किया। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे कोशिका के अंदर जो प्रेजेंट जो द्रव्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ जो लिक्विड प्रेजेंट उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, चलिए भाई, अब ऑलमोस्ट मैंने आपका बेस बनाने का काम कर दिया है। अब हम लोग तैयार है आगे चीजों का अध्ययन करने के लिए। उससे पहले एक चीज और जो आप लोग काफी इंक्वायरी कर रहे थे, कंसेप्चुअल क्लास 1 आपने जो देखा बहुत अच्छा लगा, चाह रहे हैं आप लोग हमारे साथ जुड़ के पढ़ना। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद तभी कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। ऑलरेडी CBT 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने फिनिश करवा भी रखा है। स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं 2024 की वैकेंसी में। हमने खुद पेपर को क्वालिफाइड किया है, और ये सारी चीजें यूट्यूब पे आप जाके देख भी सकते हैं। ये भी अपना ही चैनल है, यहाँ पे लाखों में सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे। और ये डेडिकेटेड रेलवे के लिए चैनल बनाया गया। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए भाई आते हैं आज हम लोग मेन अपने टॉपिक पे जो हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, चलिए भाई, क्लियर है। ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया है, बेस बनाने का काम कर दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से चीजों को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो आपने एक झलक देखा है फिगर में माइटोकॉन्ड्रिया का, एनिमल सेल में भी दिखा दिया है और प्लांट सेल में भी दिखा दिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ समझिएगा, तो हम इसे तोड़ेंगे तो माइटोज प्लस कॉन्ड्रिया। तो माइटोज का अर्थ होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है ग्रेन्यूल यानी कि सूत्र हिंदी में कहेंगे, और इसको कहेंगे कनिका। तो हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कनिका भी कहा जाता है। देखिए चीजें मैं लिखूंगा कम, क्योंकि नोट्स है तो नोट्स में मुझे समझाने में समय कम लगेगा। और अगर मैं लिख करके कराऊंगा जैसे कि उस सारे पिछले क्लास या एप्लीकेशन में कराया हूं तो उसमें समय अधिक लग जाएगी। ठीक है ना। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, और अदर नेम से तो कार्डियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं, आप इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं तो याद रखिएगा कार्डियोसोम किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। अब आइए भाई, यहां लिखा गया है यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म। अब यहां पे समझिए ये क्या है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो अभी मैंने आपको बताया था सेल को हमने विकास के आधार पर यानी कि उसकी डेवलपमेंट के आधार पर दो भाग में बांटा है। एक है आपका यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल कहने का मतलब ये था कि यू का होता है अर्थ ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है यानी कि इस सेल में क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इस यूकैरियोटिक सेल की अगर बात कर ले तो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, इस यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, आपका प्लांट हो गया और जितने भी एनिमल है यानी हम और आप। ठीक है, जिस कोशिका से मिलकर बने हैं वो कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस है। और एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रो मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव, बहुत ही प्राचीन न्यूक्लियस, यानी कि
प्राचीन न्यूक्लियस कहने का मतलब कि इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत अनडेवलप्ड होते हैं, अविकसित होते हैं। तो इसीलिए कई किताब में लिख दिया जाता है अविकसित है, वर्किंग अच्छी तरह से नहीं है, इसी प्रकार इसलिए कहा दिया जाता है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो हमारे बॉडी में सबसे पहले किस प्रकार की कोशिका भाई, यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने बताया कि एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का लोकेशन कहाँ पे है सेल में। तो माइटोप्लाज्म जो होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपके यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में एक सूक्ष्म गोलाकार धागेनुमा स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, सूत्रनुमा स्ट्रक्चर में संरचनाएं पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब आइए इस फिगर को जब देखेंगे अब आपको ये फिगर में चीजें समझ में आएगी। यानी कि मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल में, तो भाई एनिमल सेल और आपका प्लांट सेल दोनों क्या आपका यूकैरियोटिक सेल है। कैसे है सर ये एक बार बता दीजिए। तो भाई देखिए यहाँ पे ही मैंने बताया था यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल आप बस यहाँ पे देख लीजिए एक बार। यूकैरियोटिक सेल में मैंने लिखा है जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सभी यूकैरियोटिक में ही आते हैं। एग्जाम्पल हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्लियर है, चलिए। तो यानी कि एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है और प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल है। अब इस कोशिका के अंदर जो प्रेजेंट आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव है, ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या बोला है, धागे नुमा यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो आप देख पा रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ दिखाया गया भैया, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। उसे प्लांट सेल में भी आप देख लीजिए, इसको कहा गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। पहले तो लोकेशन दिमाग में बैठाइए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आप पढ़ रहे हैं लोकेशन कहाँ है, स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, ये पहले आप समझिए, ठीक है। चलिए, तो उस लाइन को आपने समझ लिया है, उस लाइन में जो भी बातें बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हुए। चलिए अगला लाइन में क्या बताया गया। अब यहाँ से 3 साइंटिस्ट का नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कॉलिकर साहब का जो डाउट भी है, जिनका फुल नाम याद रखेगा, अल्बर्ट वान कॉलिकर। कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन टीचर के पेपर में कॉलिकर का फुल नाम। दूसरा साइंटिस्ट नाम है अल्टमैन और तीसरा बेंडा साहब। अब इन तीनों साइंटिस्ट को लेकर कंफ्यूजन है, तो समझ लीजिए। पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को जो सबसे पहले जो देखा एक वो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है जिनको कहा जाता है कॉलिकर। तो कई किताब में लिख दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने किया, ठीक है। इसने देखा था सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब इसको ने केवल देखा लेकिन इसकी उपस्थिति को फाइनलाइज किया, ठीक है, कि कंफर्म किया, वो साइंटिस्ट था आपका अल्टमैन, और जिसको बायोप्लास्ट इसने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया वो नाम दिया था बेंडा साहब। तो ये तीनों साइंटिस्ट क्लियर हो गया, कॉलिकर, अल्टमैन और बेंडा साहब। अब एग्जामिनेशन में आएगा तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वही चीज यहाँ लिखी गई है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज 1880 में कॉलिकर ने यानी कि अल्बर्ट वान कॉलिकर ने किया था। और इसने जो देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कहाँ देखा था, कीटों की रेखित पेशियों यानी स्ट्रेटेड मसल ऑफ इंसेक्ट में देखा था। अब याद करिए मैंने आपको रेखित पेशियां यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में जो हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा, और आई थिंक एनिमल टिश्यू की भी वीडियो इस यूट्यूब पे मैंने डाला था, ठीक है ना। जब एग्जामिनेशन आपकी चल रही थी ग्रुप डी की, उस समय मैंने रिवीजन के तौर पे डाला था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया, जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था कहाँ पे देखा गया था, तो रेखित पेशियों में देखा गया था। किसने किया था ये चीज, अल्बर्ट वान कॉलिकर। अब 1890 में जस्ट 10 साल के बाद अल्टमैन आए और उन्होंने कंफर्म किया उनकी उपस्थिति को कि जी बिल्कुल ये माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, और उसको क्या नाम दिया, इसने बायोप्लास्ट का नाम दिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो आज आप कहते हैं, ये जो नाम दिया वो बेंडा साहब ने 1897 में दिया। तो तीनों क्लियर है। कई किताब में तीनों नाम मिलते हैं, कई किताब में डायरेक्ट लिखा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन या फिर कॉलिकर या बेंडा। तो अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो मेन देखिए मेरा काम यही होगा। एक तो पहले अगर मैं देखिए भाई किताबों में क्या है या फिर आप कहीं भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको एग्जैक्ट, जैसे कि मैंने एक एक लाइन को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की थी भाई। जैसे कि देखिए यहाँ बोला यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में अनेक सूक्ष्म गोलाकार धागेनुमा संरचनाएं देखने को मिलती है जिसे आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हो। तो भाई पहले हमें यह समझना होगा यूकैरियोटिक सेल के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में, और फिर देखेंगे वहां पे कि सूक्ष्म गोलाकार धागेनुमा संरचना है भी या नहीं। तो आपने देखा बिल्कुल है, उसी को आपने क्या कह दिया, माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया। अब ये रही भाई कुछ फैक्चुअल बातें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड।
अब हम लोग बात करने वाले हैं उसकी संरचना देखने। तो यही आपने संरचना देखा था, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने देखी थी। तो उसको अब स्ट्रक्चर को आप पहले देखिए। तो सारे इसके नामकरण को पहले क्लियर करिए। देखिए इसका जो बाहरी जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाह्य झिल्ली। तो देखिए इसको अगर मैं बनाऊं तो इस प्रकार से, यहाँ पे अगर इस ओरिजिनल फिगर में अगर आपको मैं दिखा सकूं, अगर यहाँ पे अगर दिखा सकता हूं तो दिखाता हूं भाई। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर आ जाए तो। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया एक आपका ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और अंदर में एक हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि इस फिगर में मैंने नहीं बनाया है इसलिए मैं यहाँ पे ले गया था दिखाने आपको। यानी मैं अभी आपको बना कर दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बनाऊं तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, और यहां से अब आपका हम बना दे रहे हैं इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको इसे हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टई, और ये जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। चलिए अब आइए इस फिगर को देखिए। देखिए भाई ये हो गया बाह्य झिल्ली, ये हो गया इनर झिल्ली, आपने समझ लिया। और ये जो आप थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टई, ठीक है। और इसी के अंदर ये जो स्पेस आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है तो देखिए ध्यान से, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या क्या प्रेजेंट आपको मिलेगा। डीएनए पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लियर है। इसी में आपको राइबोसोम भी मिलेगा, कुछ मिनरल्स मिलेंगे, आरएनए आपको मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मिलती है। और दूसरा एक है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, यानी कि ये जो स्पेस है इसे हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इस क्रिस्टई में, ये जो आप क्रिस्टई देख रहे हैं, इस क्रिस्टई में लाखों की संख्या में आपको ऑक्सीजोम देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑक्सीजोम है, इस प्रकार से निकला हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको दिखेगा ऑक्सीजोम। तो ये देखिए मैंने दिखाया यहाँ पे, ये है आपका ऑक्सीजोम। अब इस ऑक्सीजोम के बारे में थोड़ा सा हम लोग को स्टडी करनी है। पहले इतना आप स्ट्रक्चर से रूबरू हुआ, नामकरण से क्लियर हुआ भाई। आपने माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण में क्या क्या देखा, एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। फिंगर लाइक या थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम लोग क्रिस्टई कहते हैं। इसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम होता है, मिनरल्स होता है, आरएनए होता है। और इस पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं जहां आपका डीएनए आरएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। और इस क्रिस्टई में क्या प्रेजेंट होता है, आपका ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। चलिए यहां तक अब आपका चीजें क्लियर है भाई। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ लिखा गया कि जो आउटर मेम्ब्रेन वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, यानी कि प्रोटीन और वसा की बनी होती है। अब ये जो ऑक्सीजोम है जो क्रिस्टई में आपको अभी मैंने दिखाया था, इसकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया में 1000 से 1 लाख तक होती है। मतलब कि अगर मैं इसको लिखूं, एग्जामिनेशन में पूछा 10⁴ से लेकर 10⁵ तक, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको जो मैंने अभी दिखाया ऑक्सीजोम को, ये जो आपका ऑक्सीजोम है, ठीक है ना, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया में लाखों की संख्या में उपस्थित होती है, ठीक है। ऑक्सीजोम की संख्या प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, 10,000 से लाखों तक की संख्या में उसकी उपस्थिति होती है। अब उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना है, यानी कि ये जो आप ऑक्सीजोम जो देख रहे हैं ना मेरे भाई, देखिएगा इसको मैं एक को बाहर निकाल करके इसके स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, ठीक है, समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकाल लिया है एक ऑक्सीजोम को, ठीक। तो अब इसके पार्ट को समझिए, ये जो हो गया आपका बेस हो गया, ऊपर वाला पार्ट को हम हेड कह रहे हैं, जिसको F1 पार्टिकल कहते हैं बायोलॉजिकली टर्म में, और इसको बेस को F0 पार्टिकल। और ये जो आप परपेंडिकुलर जो स्ट्रक्चर या तना जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग वृंत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे भाई, वृंत कहते हैं, क्लियर है। यानी ये आपका क्या है, ये आपका क्या है दोस्त, ये आपका क्या है, तो ये आपका है ऑक्सीजोम है, ठीक है। ये क्या है, आपका ऑक्सीजोम है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रिस्टई के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, संख्या 10,000 से लाखों की संख्या में। इसके 2 भाग है, एक है बेस, 3 भाग है वैसे, बेस, हेड और वृंत। और हेड को F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल, बेस को हम लोग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल, तो इस बेस में और इस हेड में क्या उपस्थित होता है, इंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इंजाइम। और ये इंजाइम क्या करता है, रिएक्शन एक यहाँ पे होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जो खाना खाते हैं ना,
यानी कि खाना खा रहे हैं क्या भाई आप, प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, कुछ मिनरल्स खा रहे हैं, तो यानी इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज। तो उस ग्लूकोज का रिएक्शन O2 के प्रेजेंस में किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम, और वो इंजाइम का नाम मैं बताऊंगा जो आपके F0 और F1 पार्टिकल में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। देन आपको क्या इंफॉर्मेशन होता है, एटीपी का, यानी ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी के थ्रू अभी मैं अगर आपको कुछ भी बोल पा रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं या हाथों से अगर मैं लिख रहा हूं, तो मेरे फिंगर को जो एनर्जी चाहिए ये सेल बना रहा है, और ये सेल कैसे बना रहा है इसी को मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूं भाई, ठीक है ना। चलिए, तो अभी आप बस इतना समझे कि ऑक्सीजोम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को आपने देख लिया। तो ये जो बेस है, जो F0 पार्टिकल है, इसमें इंजाइम प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला इंजाइम पाए जाते हैं। और F1 पार्टिकल में एटीपी सिंथेज इंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई। यानी दो इंजाइम यहाँ पे मैंने आपको बताया, F0 और F1 में एटीपी सिंथेज इंजाइम, और एक हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इंजाइम। ये दोनों इंजाइम क्या करते हैं, एटीपी के निर्माण यानी कि फॉर्मेशन में सहायक होते हैं, ठीक है, एटीपी के निर्माण में। अब देखिए, जो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है उसको अब आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां पे लिखा गया है कि ऑक्सीजोम में एडीपी के फास्फोरीकरण, ठीक है ना, फास्फोरीकरण से किसके उपस्थिति में, याद रखना है, ये आपके ऑक्सीजन के उपस्थिति में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहां पर एक प्रोसेस हो रहा है फॉस्फोरिलेशन। पहले इसको समझिए कि फास्फोरिलेशन ये होता है क्या। तो देखिए, ये जो लिखा गया है फास्फोरिकरण जो है, जिसके तहत यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो आपका प्रोसेस होता है, तब जाकर के आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फास्फोरिकरण जो होता है ना, ये होता क्या है, हाइड्रोजन जो आयन है आपकी, ठीक है, हाइड्रोजन आयन से जो आपकी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या फिर मुक्त होती है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन से जो आपकी इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है, उसकी ऊर्जा से, यानी वो इलेक्ट्रॉन निकली तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो एनर्जी निकली है ना, उस एनर्जी से जो एडीपी है, वो एडीपी को, वो एनर्जी क्या करता है, कन्वर्ट करता है एटीपी के अणु में। यानी कि एडीपी का एटी में कन्वर्जन जो देख रहे हैं, यही होता है फास्फोरिकरण। और ये कैसे होता है, हाइड्रोजन आयन से जो इलेक्ट्रॉन निकलती है उसकी एनर्जी से एडीपी को एटीपी के अणु में या मॉलिक्यूल्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और यही प्रोसेस आपका कहलाता है फास्फोरिकरण। समझ में आया कि फास्फोरिकरण क्या है। देखिए, हमने आपको यह बताया कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टई है, उस क्रिस्टई में लाखों की संख्या में ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं। और ऑक्सीजोम के बारे में मैंने बताया, एक होता है बेस, एक होता है हेड और एक होता है वृंत। बेस में F0 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, सॉरी F0 पार्टिकल उनको कहा जाता है, या F1 पार्टिकल कहा जाता है हेड को। और इस बेस और हेड में क्या उपस्थित होता है, आपका इंजाइम प्रेजेंट होता है। तो F0 में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इंजाइम प्रेजेंट होता है, और F1 में आपका एटीपी सिंथेज इंजाइम पाए जाते हैं। और इस इंजाइम का मेनली काम क्या है कि आपने अभी देखा कि एडीपी का, ठीक है ना, एटीपी में कन्वर्ट हो जाना। तो एडीपी से जो एटीपी, अभी मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा कि जो एडीपी से जो एटीपी में जो कन्वर्जन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ क्या है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका इंजाइम। और ये दोनों इंजाइम जो मैंने अभी आपको नाम बताया, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज को और समझिए, मैट्रिक्स के बारे में पहले समझिए। पहले मैट्रिक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये खाली स्पेस आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर जो क्रिस्टई के जो अंदर जो आप ये जो स्पेस देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये सब, ठीक है ना, ये डायरेक्ट फिगर देके एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। तो देखिए, ये जो मैट्रिक्स है आपका, मैट्रिक्स जो है आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली स्थान होता है ना, इनर मेम्बर के अंदर जो खाली स्थान होता है, जहां क्या क्या प्रेजेंट है, एंजाइम है, डीएनए, राइबोसोम है, आरएनए, फ्लूइड है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। और यही क्या किया जाता है, और यहीं पे क्या होता है, ऊर्जा बनाया जाता है। यानी कि जो एडीपी का आप देख रहे हैं, एटीपी में कन्वर्जन, ये कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, ठीक है, जिसको आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल, यानी कि इसको आप क्रेब साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्रेब साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं, यानी अभी आपने देखा होगा इस प्रकार से इनर मेम्ब्रेन में जो आपको मैंने क्रिस्टई बताया था, इस प्रकार से फोल्ड होते हैं। ये फोल्ड इसीलिए होते हैं ताकि इनको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जाए, जिससे और अधिक एटीपी का फॉर्मेशन हो सके या एनर्जी का फॉर्मेशन। तो ये आपसे पूछा जाएगा
जो क्रिस्टई है या इनर मेम्ब्रेन जो आपके फोल्ड्स होते हैं, जिसको आप क्रिस्टई कहते हैं, ये क्यों होते हैं फोल्डिंग या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में? क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया हमें प्रोवाइड करती है, जिससे कि क्या हो सके, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन हो सके। केमिकल रिएक्शन के लिए लार्ज स्पेस हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर एक बात हमें बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे जब बताया था, ठीक है ना भाई, आइए यहाँ पे देखिए। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया वो क्या हो गया? आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपका जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उनके होती है, ठीक। अभी आइए और भी हम चीज़ों को बताएंगे। अभी बस इतना समझे, अभी आपको मैंने जितना बताया है इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब यहां से आगे लिखा क्या गया है कि कोशिका में, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, कोशिका के केंद्रक में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा यहाँ पे समझिए, एक डीएनए आपको कहाँ मिल गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल गया है। दूसरा, कोशिका के केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। क्लियर है? यानी कि जो डीएनए है आपका, इस मैप में आइए, सॉरी इस फिगर में आइए, देखिए जो आप डीएनए के बारे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये डीएनए एक कहाँ आपको मिल गया भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिल गया है, और ये कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। यानी ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक दिखाऊंगा, क्रोमेटिन कहूंगा, ठीक है। उस क्रोमेटिन में ही क्या प्रेजेंट होता है? आपका डीएनए। यानी डीएनए कहाँ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये बात ये कि नहीं? पहले हमें ये बताइए, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और भी चीजों को पहले अध्ययन करते हैं। देखिएगा, देखिए यहां तक तो चीजें क्लियर है, फॉस्फोरिलीकरण आपको पहले समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके कार्य को समझिए, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है, तो मेनली इसका कार्य क्या है? एनर्जी का फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन करना। अब इसी को कैसे फॉर्मेशन होगा इसको समझिएगा। इंजाइम आपको समझ में आ गया है, फॉस्फोरिलीकरण प्रोसेस, एडीपी से क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह अंग है जहां ऑक्सीश्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैंने अभी आपको बताया फॉस्फोरिलीकरण में क्या हुआ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एडीपी का एटीपी में फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ दो इंजाइम का नाम बताया था मैंने, ठीक है। एक इंजाइम आपका नाम है भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इंजाइम, और एक आपका एटीपी सिंथेज इंजाइम, ठीक। अब यहां पे हुआ क्या भाई? जो मैंने बताया कि आप जो खाना खाएं, यानी कि आप जो ग्लूकोज डायरेक्ट बोलते हैं, यानी कि आप खाना में क्या खाते हैं? आलू खाएं तो कार्बोहाइड्रेट, फैट चीजें कुछ घी खा लिए, मांस वगैरह खा लिए तो फैट खा लिए, है ना। तो या फिर आप कुछ प्रोटीन चीजें ले रहे हैं भाई, पनीर वगैरह खा रहे हैं, तो ये खाना ही एक प्रकार से खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है, उससे ऊर्जा का उत्पन्न किया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे हैं? जो चीज को आप खा रहे हैं भाई, यानी अभी मैं आपको जो लिख रहा हूं इस प्रकार से, कुछ भी चीजें जो लिख रहा हूं या ड्राइंग बना रहा हूं, इसके लिए मेरे फिंगर को क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए। तो फिंगर जो आपका एक ऑर्गन है, एक अंग है, ये किससे बना होगा? सेल से बना होगा। तो उस फिंगर को जो एनर्जी चाहिए होगा वो कहाँ से मिल रहा होगा? इस एटीपी के फॉर्म में ही मिल रहा होगा। और ये एटीपी कौन बना रहा होगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा होगा, है ना। तो आपने जो चीजों को खाया होगा उसका ब्रेक डाउन कर रहा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो वो ऊर्जा उत्पन्न करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम समझ में आ रहा है? कैसे चीजें आप खाएं पिए जो भी चीज है। तो वही पार्ट को इंग्लिश में लिखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पार्ट ऑफ द सेल वेयर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट, यानी कि आप फैट यानी कि सीधा न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि आपने खाया यानी कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन याद रखिएगा एकदम। और प्रेजेंस ऑफ इंजाइम, और प्रेजेंस ऑफ इंजाइम आपको पता है कौन कौन से इंजाइम हो गया? आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इंजाइम, और एक हो गया एटीपी सिंथेज इंजाइम। ये दोनों इंजाइम क्या कर रहे हैं भाई? इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, यानी कि 6CO2 में 6H2O प्लस ऊर्जा का फॉर्मेशन करने में मदद करती है। क्लियर है? और यह ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में क्या होती है? स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो एटीपी के फॉर्म में, यानी कि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है।
और इसलिए अब जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है कहीं भी, पावर हाउस जिसको बोलते हैं, पावर हाउस में कोई प्रॉब्लम, इसे पूरा कनेक्शन ही बिगड़ गया, इसलिए लाइट वगैरह नहीं आ रहा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कर दिया जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि आपके बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया वो स्टोर करके कहाँ रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया ने, वो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर, इसलिए उसको कहा दिया जाता है पावर हाउस ऑफ सेल कह दिया जाता है, ठीक है। और इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका के विभिन्न क्रियाओं के संपन्न करने में भी होता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कोशिका का हाथ से आप कोई कार्य करते हैं, हाथ की कोशिका को चाहिए तो वो एनर्जी वहां चला जाएगा। या आप अगर खाना खाएं भाई, तो खाना को पचाने में भी क्या चाहिए, एनर्जी लगेगा। यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन भी कोशिका से बनी हुई है, तो उस इंटेस्टाइन के कोशिका को एनर्जी चाहिए तो उसको ऊर्जा वहां पे चला जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है। अब आगे पढ़िए कि जो यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय, जो मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय, यानी हम और आप यानी कि जितने भी प्लांट है, ठीक है, इन सभी जीव में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका में अलग अलग होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करती है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या, कि जो भी आपका ऑर्गन है, जैसे दो ऑर्गन हम लोग ले रहे हैं, एक ऑर्गन हो गया आपका जैसे कि फिंगर है आपका, एक आपका फिंगर है आपका हैंड फिंगर है, यानी हाथ का एक फिंगर है, और एक है आपका लेग का फिंगर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब भाई ये सेल से बना होगा, ये भी आपका सेल से बना होगा। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगा। अब एक बात बताइए, हैंड के फिंगर में और लेग के फिंगर में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या सेम होगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 100 है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मान के चलिए कि 30 ही हो सकती है। अब ये मैंने कम क्यों कर दिया, ये अब डिपेंड करेगा ऑर्गन के ऊपर, ठीक है, ऑर्गन टू ऑर्गन, कि उस ऑर्गन का काम कितना अधिक है। अब जैसे हार्ट का काम, तो हार्ट 24 घंटे क्या कर रहा भाई, धड़क रहा, तो वहां पे एनर्जी अधिक चाहिए, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी। तो डिपेंड करता है उस ऑर्गन के ऊपर, उस ऑर्गन के फंक्शन के ऊपर, उस ऑर्गन का फंक्शन। तो लेग का फिंगर का बहुत अधिक काम नहीं कंपैरेटिवली हैंड के फिंगर पे, इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक मैंने लिख दी है। समझ में आया। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया आगे कि जो भी एक्टिव सक्रिय कोशिका होते हैं, यानी कि सक्रिय कोशिका मतलब कि वो सारे एक्टिव ऑर्गन, तो वही ऑर्गन क्या होंगे भाई, सक्रिय कोशिका कहलाएंगे, क्योंकि वो ऑर्गन कोशिका से ही बनी होगी, ठीक है ना। तो वो सारे सक्रिय कोशिका, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। जैसा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, आपका मसल्स हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या आपको अधिक देखने को मिलेगी। अब याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और कहाँ उपस्थित होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, जो अभी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से चीजों का, अब यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ से, चलिए यहाँ से ही हम लोग कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, क्लियर है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि भाई एक प्रकार से अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल भी तो कह सकते हैं ना, समझिए क्यों। देखिए ये आपका क्या है भाई, सेल है, ठीक है, और ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एक सर्कुलर का डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, और यहाँ पे आपका कुछ क्रोमेटिन भी प्रेजेंट है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है। इस सेल के अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो अब ये आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये सर्कुलर इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल है। तो भाई अब यहाँ पे क्या, डीएनए भी उपस्थित है इसके अंदर, यहाँ पे राइबोसोम भी उपस्थित है, यहाँ भी आपका राइबोसोम होता है। तो जो कार्य कोशिका करती है ऑलमोस्ट उसका 80% कार्य माइटोकॉन्ड्रिया खुद अकेले कर लेता है। यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहा, ये समझ में आना, क्योंकि इसमें डीएनए सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो भाई ये जो कोशिका काम करता है, यानी कि इसे समझिए कि दादाजी जो काम करते हैं उसका 80% काम पापा भी कर लेते, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सेल है, ये कौन सी सेल है भाई, यूकैरियोटिक सेल है। तो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे भाई, किस प्रकार के सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो सेल विथ इन सेल, यानी कि कोशिका के अंदर एक और सेल है। या आपको और एडवांस वर्जन में पूछा जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक एक सेल है, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये आपका क्या हो गया, कि यूकैरियोटिक सेल हो गया है ना, ये क्या हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें डीएनए सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो अब यही चीज को यहाँ पे लिखा गया, देखिए
कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, ये बात सही है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता तो ये इंडिपेंडेंटली, अब देखिए कोशिका अपना खुद का ही डीएनए, तो जब चाहे ये डिवाइड कर लेगी, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन, अब कोशिका विभाजित होगा, न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, तब जाकर के डीएनए बनेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है और ये अपना बाइनरी डिवीजन करके क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो जाता है बाइनरी डिवीजन से, ठीक है। अब ये बाइनरी डिवीजन वगैरह क्या है, एनिमल किंगडम चैप्टर में मैंने बताया है, और हो सकता है मैं यूट्यूब पे भी डिस्कशन करूंगा, थोड़ा अच्छा चीज है वो, कंसेप्चुअली है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, डीएनए भी है, राइबोसोम। अब याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम भी दो प्रकार के, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। तो कौन सा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट पाया जाता है, ठीक है। साथ के साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। इसलिए सेल जो काम करता है, यानी कि जो कोशिका जो काम करती है उसका 80% काम कौन कर लेता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया भी कर लेता है। इसीलिए कहा जा रहा है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विथ इन सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल विथ इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यानी कि इस फिगर पे आइए, पहले इस फिगर को देखिए, इसको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भाई जो कोशिका आप देख रहे हैं, ये कैसी कोशिका है भाई, यूकैरियोटिक सेल है। और ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कैसी कोशिका, प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि इसका जो काम है और इसका जो काम है, यानी कि इसकी जो कार्य को, इसका 80% काम यही कर ले रहा। तो आप बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल विथ इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर की एक कोशिका है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया, सेल विद इन सेल भी इसको कहते हैं। चलिए अब आइए रिएक्शन को दिखाते हैं हम आपको। एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बनने वाले क्या है, कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनेल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका के अंदर जो सबसे पहला जो कोशिकांग बनता है, ठीक है, कोशिका के अंदर जब कोशिका, देखिए जब सेल डिवीजन होता है भाई, सेल का जब डिवीजन, मान लीजिए कोशिका ये डिवाइड करेगी इस प्रकार से, तो डिवाइड करे, अब इसके अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ बनेगा। तो ये सेल का पहले क्या हुआ, डिवाइड हुआ भाई, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस से पहले अंदर होता है न्यूक्लियोलस, वो सब मैंने आपको अभी बतानी है भी अभी न्यूक्लियस के बारे में, और वैसे मैंने ये बता रखा है। खैर, तो सबसे पहले कौन सा अंग बनता है भाई, तो वे माइटोकॉन्ड्रिया ही बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में और इंपॉर्टेंट एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। यानी ऐसा समझिए, ये आपका सेल है भाई, इसके न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए पाया जाता है, साथ के साथ ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डीएनए पाया जाता है। और इसके अलावा आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, और डीएनए किसमें नहीं पाया जाता, आरबीसी में डीएनए नहीं पाया जाता, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया कि सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बिल्कुल, एक्सेप्ट एक ये याद रखना है, ऑक्सिमोनॉइड मोनोसर्कोमोनासिस स्पेसीज में नहीं पाया जाता। यानी कि ये जो स्पेसीज जो यूकैरियोटिक सेल है से बनी हुई एक स्पेसीज है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। जितने भी यूकैरियोटिक सेल सभी पाया जाता है, एक्सेप्शन ये है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। अब देखिए जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, जो रिएक्शन होता है, जो मैंने आपको बताया एडीपी से एटीपी का कन्वर्जन आपको मैंने बताया था, मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने आपको चीजें रिएक्शन वगैरह के बारे में मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे आ जाइए एक बार, यहाँ पे जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, है ना, जो आप खाएं उसका जो रिएक्शन हुआ O2 के प्रेजेंस में, बस यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ। देखिए दो फॉर्म में आपका ये रिएक्शन होता है, एक कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो अब देखिए ये रिएक्शन को समझ लीजिए, ठीक है। अब इतना डेप्थ में जरूरी नहीं है भाई, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। विगत वर्षों में पूछा गया है 2022 या 20 का ग्रुप डी के पेपर में, इसीलिए। और अगर पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन है, ये जेपीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस के सेक्शन में, साइंस टेक के सेक्शन में भी, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो देखिए जो कोशिका द्रव्य है, समझ में आ रहा है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड तरल पदार्थ है, वहां पे क्या जो रिएक्शन, जो आपने खाना खाया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो ब्रेक करता है पाइरूवेट में, और कितना एनर्जी, 30 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसको आप लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्दर जो ये पाइरूवेट बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में दो एंजाइम का मैंने नाम बताया, जिसमें 6CO2, 6HO और 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। यही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, हमारे बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में फिर खर्च करते हैं। अब ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा, एक ग्लूकोज अणु मॉलिक्यूल्स में कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होता है तो कितना एनर्जी मिक्स हो रहा भाई, यानी ये फाइनली जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो कितना एनर्जी मिला, 30 ATP और 8 ATP, कितना 38 ATP मुक्त होती है, यानी कि किलो कैलोरी, और ये याद रखिएगा किलो जूल में डाटा। एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ लाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी से एटीपी का फॉर्म फास्फोरिलीकरण, जो मैंने बताया था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है।
और आगे यहाँ लिखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग, ठीक है ना। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस होता है, दूसरा सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया है, और सबसे पहले कोशिकांग बनने वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। पहला न्यूक्लियस मैंने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये भाई पूरी की बातें हो गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। यहां तक कोई दिक्कत है तो पहले हमें ये बताइए। अब बात है न्यूक्लियस की। तो भाई देखिए, न्यूक्लियस को अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो काफी लंबा आज का लेक्चर हो जाएगा। तो कंसेप्चुअल क्लास नंबर 3 में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे न्यूक्लियस, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस पे भी चीजें छोटी बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके चीजों को हम लोगों ने खत्म किया। न्यूक्लियस में सारा पहले न्यूक्लियस के बारे देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे अध्ययन करेंगे, और इसको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के पार्ट को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक छिद्र, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी न्यूक्लियर पोर, यानी ये जो पोर देख रहे हैं ना, यहीं से आपका क्या है, आरएनए बाहर निकलता है। और ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम के बारे में मैंने बताया था, देखिए जैसे कि ये आपकी कोशिका भाई, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, तो यहाँ पे पोर होंगे, तो इससे आरएनए बाहर निकलेगा, और यहाँ पे जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये आरएनए इसके पास आएगा, यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उस राइबोसोम के पास जाएगा। कौन? इसी को कहते हैं एमआरएनए। ये मैसेज देगा कि प्रोटीन को बनाइए। प्रोटीन बनाने में कौन मदद करता है? टीआरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए, मैं बताऊंगा। तो इसको इसलिए इंपॉर्टेंट समझाना। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बताएंगे, फिर न्यूक्लियोलस के बारे अध्ययन करेंगे, देन जाके फिर क्रोमेटिन, और यही क्रोमेटिन में हम लोग पूरा गुणसूत्र के बारे कंसेप्ट को अध्ययन करेंगे। और फिर गुणसूत्र कर लेने के बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा डीएनए, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। बस ये 3 पॉइंट देखते हैं साथ, फिर डीएनए और आरएनए हम लोग खत्म करते हैं। एक बड़ा पार्ट हो जाएगा ये, इसलिए आज हम लोग इसको नहीं लेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा ना तो आपको देखने में, और फिर मेरी भी एनर्जी काफी लगती है दोस्त, ठीक है। तो याद मेरे अभी जेपीएससी में अभी आपका वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में मुझे सामाजिक जीवन के बारे में अभी डिस्कशन करना, ठीक है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो समझ सकते हैं कितना चीजों को मुझे शिफ्ट करना बायोलॉजी से फिर सीधा एंशिएंट हिस्ट्री में भी, मॉडर्न नहीं, मेडाइवल नहीं, एंशिएंट में, जो ऑलरेडी टिपिकल पार्ट है। तो अब मैं आपसे एक चीज यही कहूंगा कि भाई देखिए, इतना चीज को जो मैं करा रहा हूँ, इससे भी अच्छी तरीके से मैंने करार रखा है। आपको जो मैंने बताया वो एक बार करिए, और मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ ये न्यू चीज कंसेप्ट के साथ। इस 5 घंटे में मैंने करा है भाई, रिवीजन के तरीके भी समझ में आएंगे, कंटेंट कैसे रेडी किया जाता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्लास नंबर 3 में। 1 वाली देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, सेल का भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।